हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सैटरडे सुबह की शुरुआत करेंगे हम योजना मैगजीन के एनालिसिस से। तो आज हम करेंगे सितंबर के महीने का एनालिसिस। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा कि क्योंकि वैसे हम लेट हो गए थे योजना का एनालिसिस करने में, तो पिछले कुछ बीते महीनों का एनालिसिस मैंने किया और मेरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर खत्म होने से पहले पहले, दिसंबर शुरू हो चुका है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ 2023 एंड आई होप दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल मंथ फॉर यू। तो कोशिश करूंगा कि ये महीने खत्म होने से पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीनों का योजना एनालिसिस भी मैं खत्म कर दूं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस या ये वीडियोस पुराने अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल हैं। स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पिछले 2 सालों से योजना मैगजीन के एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज, जो बच्चे जुड़ रहे हैं स्लीपी क्लासेस के साथ, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके योजना की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। दिसंबर 2021 से वीडियोस बनने शुरू हो चुके थे योजना के, और अब हम दिसंबर 2023 में आ गए हैं। सितंबर का जो इशू रहा है वो प्रशासन, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स के ऊपर रहा है। मैं फिर शुरू करने से पहले जो एक मैं पीस ऑफ एडवाइस देता हूं वो यही है दोस्तों, कि योजना मैगजीन में से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं लेके आता हूं, उसका एनालिसिस करता हूं। अब आप देखेंगे योजना मैगजीन में 7-8 आर्टिकल्स होते हैं, कई बार 10 भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे आर्टिकल्स हमको नहीं पढ़ने होते हैं। कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स ही हमें पढ़ने होते हैं और थोड़ी अपनी समझदारी के साथ, तजुर्बा होता है, आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे और मजबूत होगी, तो समझदारी के साथ हमने ये देखना है कि ये जो आर्टिकल्स आप इस एनालिसिस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हम एसए में और इवन जीएस के पेपर्स में उस कंटेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैगजीन इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये मैगजीन रशिया में मिलती है या ये मैगजीन अर्जेंटीना में मिलती है। ये मैगजीन बहुत इजीली किसी भी दुकान पे मिल जाएगी आपको। किंडल वर्जन, मैं इसका किंडल वर्जन पढ़ता हूं, तो इसका जो किंडल वर्जन है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। 20 या 22 रुपए की मैगजीन है, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। सरकारी मैगजीन है, सरकार का पक्ष होता है। जो भी थीम है, फॉर एग्जांपल अभी गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो इस थीम में सरकार अपना एजेंडा, अपना जो उनका जो व्यू पॉइंट है वो आगे रखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग है या एस्से राइटिंग है, दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस, दैट इज ऑल अबाउट हैविंग संतुलन। और संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमको हर एक चीज का प्रो और कॉन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक और डायमेंशन में दिया गया होता है। वहां पे सरकार की योजनाओं को या सरकार की स्कीम्स को, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि सही भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पे एक्चुअल में, ग्राउंड रियलिटी में, व्हाट आर द नंबर्स, फैक्ट्स के साथ प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है मैगजीन में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड पिक्चर इन योर आंसर्स, वेदर इट्स यूपीएससी, वेदर इट्स स्टेट पीसीएस, एनी एग्जाम यू आर गिविंग, यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड ओपिनियन, बैलेंस्ड कंटेंट। तो योजना हेल्प्स टू ब्रिंग दैट बैलेंस। नाउ 4 आर्टिकल्स हम इस महीने के एडिशन में डिस्कस करेंगे, सितंबर 2023 के महीने के एडिशन में। पहला जो टॉपिक रहेगा वो है मेकिंग ऑफ ए ब्यूरोक्रेट। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सबसे पहला जो काम हमको समझना है कि हम भी आने वाले समय में, हम मतलब आप, मेरी तो उम्र जा चुकी है, कि आप भी आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। और देखिए, ब्यूरोक्रेट का एक डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिविल सर्विसेज को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेमवर्क कहा था जब हमको आजादी मिली थी। तो सिविल सर्विस किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक बहुत अहम, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। और ब्यूरोक्रेट की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, आफ्टर ऑल आप सिविल सर्वेंट हैं, आपने सोसाइटी की सेवा करनी है, उनको सर्व करना है। आपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ के बिल्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है। देन उसके बाद, अभी तो जब शुरुआती सालों में आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आपका काम इंप्लीमेंटेशन का होगा। जब आप थोड़ी और सीनियर पोजीशन में आएंगे, तब आपका काम पॉलिसीज बनाने का होगा। यानी कि आप सरकार के हर एक ऑर्गन के साथ आपका ताल्लुकात रहेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, या चाहे वो जुडिशरी है। और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी फेवर। नाउ
चाहे एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करना है, चाहे ऑडिटिंग की बात आती है, चाहे जुडिशरी को असिस्ट करने की बात आती है, लेजिस्लेचर को असिस्ट करने की बात आती है। यानी कि जो धारणा यह है कि ब्यूरोक्रेसी इज ओमनीपोटेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह हाजिर है, तो ब्यूरोक्रेट को भी हर जगह हाजिर होना पड़ता है। लेकिन इतनी ज्यादा प्रेजेंस होने के बावजूद फिर भी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उस पे हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं खड़ी उठती है। अभी भी ऐसी धारणा है कि ब्यूरोक्रेट का रोल है ओमनी प्रेजेंस दिखाना, हर जगह पे प्रेजेंट होना। लेकिन ऐसा क्यों है कि ब्यूरोक्रेट केवल एग्जीक्यूटिव स्फीयर तक ही सीमित है? ऐसा क्यों है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो केवल एग्जीक्यूटिव को ही असिस्ट कर रहा है, यानी कि मंत्रियों को? एग्जीक्यूटिव मींस मंत्रीगण। अब ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेट, दिस वाज कॉइन्ड इन फ्रांस बाय जैक गोर्डने इन द 18th सेंचुरी। और शुरुआती सालों से जब से ये टर्म कॉइन किया गया है, तब से ब्यूरोक्रेट होने का मतलब है कि आप बहुत फॉर्मल हैं, आप कोट पैंट टाई पहन के प्रॉपर्ली अब अपना शेव करके बाल कटवा के आप एक बहुत स्ट्रेट फेस के साथ आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप लकीर के फकीर यानी कि रूल बाउंड हैं। आपको ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी इम्पर्सनल व्हाइल परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, राइट? यू हैव टू बी इन द हायरार्की। आप एकदम से आते सार ही चीफ सेक्रेटरी नहीं बन जाएंगे, आते सार ही आप सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीजीपी ऑफ स्टेट पुलिस नहीं बन जाएंगे। और इसके चलते ब्यूरोक्रेसी को एक रिजिड डायमेंशन के साथ देखा जाता है, जिसके चलते ब्यूरोक्रेसी को एक नेगेटिव एक इमेज मिली है, छवि मिली है। अब अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें, तो हमने ये जो ढांचा है ये हमने इनहेरिट किया है अंग्रेजों के जमाने से। और अंग्रेजों के जमाने से यानी कि कॉलोनाइजर्स के जमाने से ब्यूरोक्रेसी को कंडक्ट किया जा रहा है बेस्ड ऑन द मेरिटोरिक प्रिंसिपल ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ मेनी पीपल डू से in the present times that look, it is 2023, how does it matter कि मेरा ऑप्शनल PSIR है या मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है? how does that matter? how will UPSC decide based on my optional कि क्या मैं capable civil servant बन सकता हूं कि नहीं? how will UPSC, how and what parameters will UPSC or state PCS decide that this boy or this girl is capable of being a good administrator for the next 30-35 years of our life? That is a very valid question. So should we move away from the concept of having competitive examination? क्या व्यू है आपका? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट बहरहाल अब हम देख रहे हैं, अभी नया जमाना है, टेक्नोलॉजी रैपिडली बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। कोई भी नौकरी 9 to 5 नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये शाम के 5 बजे के बाद ही बना रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि हर एक नौकरी, चाहे टीचिंग का काम हो या IT सेक्टर में हो या बैंकिंग हो, सरकारी नौकरी हो, कोई नौकरी 9 to 5 नहीं है। तो बदलते समय के साथ आपको भी अपनी आदतें, आपको अपना काम करने का तरीका बदलना है। और अब हम देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री को भी इंकरेज किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अब जैसे मैं सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया, क्या पता आज से 5-6 साल बाद मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूं, बेशक लेटरल एंट्री के जरिए काम कर रहा हूं ना। ऐसे मौके लोगों को देने बहुत जरूरी हैं, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आई मीन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि लाखों लोग की एस्पिरेशन है, लाखों लोगों की चाहत है ये महबूबा, लेकिन ये जो महबूबा है यानी कि UPSC जो है, हर किसी के हाथ तो नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है। सरकार भी इस आइडिया को ओपन है कि कैसे हम और लोगों को फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर यहां पे लेके आ सकते हैं। अभी भी देखा जाता है, अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक वर्क जो है उस पे ना पाबंदी आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं कि ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं, उठना ऐसे है, सांस ऐसे लेना है, वो ऐसे करना है। और हालांकि अगर ब्यूरोक्रेसी रूल बाउंड है, उससे तो चीजें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन हकीकत की बात यह है, ग्राउंड रियलिटी की बात यह है कि रूल बाउंडेड स्पेसेस होने के बावजूद भी, रूल बाउंडेड डूज एंड डोंट्स वेल एस्टैब्लिश होने के बावजूद भी, जो सिटीजन्स हैं वो इस रिजिड अप्रोच के कारण एक अच्छा प्रशासन नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस जैसी चीजें बहुत बढ़ती जा रही हैं। मुझे याद है जब मोदी जी नए नए आए थे, और आज भी इस बात को लेके वो काफी अटल हैं। मोदी जी ने कहा था कि भारत में इतने सारे कानून हैं, हर एक चीज के लिए 50 कानून आ जाते हैं। उन्होंने ये कहा था कि इतने सारे कानून जब हमारे बीच में आएंगे तो बाधा पड़ेगा।
चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या वो चाहे गवर्नेंस की बात हो, सिटीजन सेंट्रिक या सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस की बात हो, अगर इतने सारे कायदे कानून होंगे तो वो अड़चन देगा। तो उन अड़चनों को, ऑब्वियसली इन ऑब्स्टिकल्स को उठाने की कोशिश सरकार ने करी है पिछले 9-10 सालों में, और आगे भी सरकार वचनबद्ध है, इन कोशिशों में लगी रहेगी। और इसके चलते ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव, असरदार बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च करी गई थी भारत सरकार के द्वारा कोविड के टाइम पे। और देखिए, भारत जैसी एक वास्ट हेट्रोजेनस सोसाइटी को एडमिनिस्टर करना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी जातियां हैं, उनकी भाषाएं हैं, तो हर किसी की अपनी एस्पिरेशंस हैं। सो that requires reimagination. As a civil servant you have to reimagine that how can you deliver. आप अपना जो प्रशासन है, जो गवर्नेंस है, उसका लेवल कैसे रेस कर सकते हैं, और इन सब चीजों का काफी अहम इस सब चीजों को यहां पे मद्देनजर रखा गया है इन द पाथ ब्रेकिंग मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी को स्क्रैच से बिल्डअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिसेस 1947 से लेके आज तक ब्यूरोक्रेसी फॉलो करते आई है उसको हम बिल्कुल नलिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिशन कर्मयोगी एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है, व्हाइल एक्नॉलेजिंग द हेट्रोजेनिटी एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द सिविल सर्विस आर्किटेक्चर। यहां पे फोकस किया जाएगा ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दी सिविल सर्वेंट। ऐसा नहीं है कि आपने आईएएस का एग्जाम दे दिया, क्रैक कर लिया, आप आईएएस हैं या आईपीएस है तो आपकी जिंदगी भर में लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चाहे एक ब्यूरोक्रेट 50 साल का है, 55 साल का है, लर्निंग फेज उसका कभी खत्म नहीं होता। बिकॉज वाई? बिकॉज द ब्यूरोक्रेट इज लर्निंग सो दैट best practices, modern practices, technology, so that the bureaucrat can provide effective and good governance to the citizens. तो सिटीजन फ्रेंडली या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए अब ब्यूरोक्रेट्स को अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताएं बदलनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है और ये जो हेट्रोजेनिटी है, अमृत काल की बात हो रही है। आने वाले 24-25 सालों में जैसे भारत टारगेट कर रहा है, विकसित भारत का सपना देख रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने वाली हैं, ये कम नहीं होने वाली हैं। तो 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यहां पे समझे। जो इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट है, थ्रू इट्स एम्फोसिस ऑन द 3D स्किल्स, 3 डायमेंशनल स्किल्स ऑफ बिहेवियर, नॉलेज एंड डोमेन, उससे अपनी सर्विस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। The nature of civil services by rendering it adept and adaptive by upskilling, continuous upskilling. See, if I don't adapt to whatever technology is there in my sector, so for example, I'm in the education sector. Now, there was a time when I started my career, I used to teach offline. अभी भी offline बहुत preferred mode of education है बच्चों का, लेकिन पहले ज़माना और था कि आप नोट्स लिखवाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। अभी आज मेरे सामने कैमरा है, ये टीवी है, ये लैपटॉप है, ये स्टूडियो है। तो अब अगर मैं इससे अडाप्ट नहीं करूंगा, अगर मैं अपने आप को अडाप्ट नहीं करूंगा टेक्नोलॉजी के साथ, तो somebody else will. So therefore अब एक ऐसा जमाना आ चुका है जहां पे कोई आपको थाली में परोस के नहीं समझाने वाला है कि देखो आपने अब ऐसे करना है, अब वो वैसे करना है। ये सब चीजें आपको ऑन दी जॉब लर्न करनी है, और जो लर्न करेगा, जो अपने आप को अपस्किल करेगा, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, टीचर है, वही आगे जाके कामयाब हो पाएगा। उसी की रेलेवेंस उसके सेक्टर में बनी रहेगी। और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसको चेंज करना पड़ेगा, रूल सेंट्रिक सिविल सर्विसेज से रोल ओरिएंटेड सिविल सर्विसेज लेके आनी पड़ेंगी। हर एक चीज का रूल बुक निकालना अच्छी बात नहीं है, हर एक चीज का लकीर का फकीर होना अच्छी बात नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल रूल बाउंड ब्यूरोक्रेट टू अ रोल ड्रिवन सिविल सर्वेंट, ये एक बहुत लंबे अरसे से ये एक रिफॉर्म की चाहत थी, और ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचा गया है। A public whose basic needs are well served by the government administration without any रुकावट, without any misconduct, without any rude behavior, वो एक हॉलमार्क है ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, हॉलमार्क है ऑफ गुड गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दोस्तों, आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मंडे 4 दिसंबर को हमारा एसए का बैच 4 लॉन्च हो रहा है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि पहली बार हमने स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक कंप्लीट होलिस्टिक मेंटरशिप प्रोग्राम एसए का लॉन्च किया था, जिसको मेरे द्वारा पर्सनली यहां पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही थी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने एसए के कंटेंट का, वीडियो लेक्चर्स का और मेंटरशिप कॉल्स का फायदा उठाया है। दोस्तों, यदि आप भी
अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ऐसे राइटिंग में, यदि आप भी अभी आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो कंटेंट जनरेशन का हो या चाहे वो कंटेंट को स्ट्रक्चर करने का हो, सो दिस इज द कोर्स, दिस इज द ओनली कोर्स विच यू नीड फॉर पॉलिशिंग योर स्किल्स इन एसे राइटिंग। एंड फ्रेंड्स, ये कोर्स जैसे आपको मैंने बताया मंडे को लॉन्च हो रहा है। अगर आपने अपनी सीट नहीं यहाँ पे बुक करी है, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और आज ही अपनी सीट बुक करें। आपको यहाँ पे खूब सारा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको 14 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एसे के कंटेंट के ऊपर, जिसमें फिलोसॉफिकल एसेस और थीम बेस्ड एसेस भी रहेंगे। काफ़ी सारे टेस्ट्स आपको मिलेंगे जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक दी जाएगी। पर्सनली मेरे द्वारा मेंटरशिप आपको मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। कोई भी आपका छोटे से छोटा डाउट या बड़े से बड़ा डाउट होगा उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। जूम सेशंस करेंगे ऐसे राइटिंग के ऊपर, थीसिस राइटिंग सेशंस होंगे टू अंडरस्टैंड कि हमने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कंटेंट को कैसे मॉड्यूलेट करना है, ये सब एट द कॉस्ट ऑफ 6,750। अगर केवल आप कंटेंट ही लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके सामने है, बट अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं मेरे द्वारा पर्सनलाइज्ड आज के लिए, तो दिस इज द कोर्स विच यू नीड। अगर आप कुबेर लाइव, ये कूपन कोड है, अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में। पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको पता है परमानेंट होती हैं और स्टैंडिंग होती हैं, एड हॉक कमिटीज होती हैं। तो पार्लियामेंट दो तरीकों से फंक्शन करता है, एक तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हम देखते हैं काफी हंगामा हो रहा होता है, काफी जो लोकसभा में, राज्यसभा टीवी पे आप देखते हैं जब भी सेशन होता है, अभी आगे आएगा जब अपना बजट सेशन आएगा तो आप देखेंगे काफी हंगामा हो रहा है, तू मैं हो रहा है, बहस की जा रही है, जो कि जरूरी बात भी है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम अक्सर ये देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क in the parliament, whether it's the winter session or the budget session or the monsoon session, that takes a back seat. So ये एक बहुत, I'm so sorry friends, यहाँ पे फोन बज पड़ा और मेरे को यहाँ पे अपने फोन को साइलेंट भी करना पड़ेगा। I'm so sorry for that. So therefore you have to understand one thing that पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पार्लियामेंट को हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। नाउ रिपोर्ट जो सबमिट की जाती हैं बाय दीज कमिटीज, दे अलाउ फॉर एन इन्फॉर्म्ड डिबेट इन द पार्लियामेंट एंड एडिशनली ये जो कमिटीज हैं दे अलाउ टू बिल्ड अ कंसेंसस अक्रॉस द पार्टी लाइंस, जहां पे जिस भी विषय के ऊपर डिबेट किया जा रहा है, जिस भी विषय के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, उस विषय के संबंधित, और फॉर एग्जांपल कोई बिल पास करने की बात हो रही है जहां पे इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अकेडमिशियंस हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन्वायरमेंट के डोमेन में काफी काम किया है, तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि मेन मकसद ये है कि बिल के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम चर्चा हो सके। देन स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 4 तरह की होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नाउ मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करना चाहता हूं, रेडीमेड यहां पे आपको आंसर है यदि आपको GS2 में कोई पूछता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को स्ट्रेंथन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। GS2 में आपको पता है पॉलिटी गवर्नेंस IR, ये सारे टॉपिक्स आते हैं GS2 मेंस में। या अगर हम एसए में भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसए में हम पॉलिटिकल डायमेंशन दे रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी का, और हम वहां पे पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ये गवर्नेंस से ओरिएंटेड है, गुड गवर्नेंस से ओरिएंटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट्री कमिटी स्ट्रेंथन होगी सो द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑन द बिल्स वुड आल्सो बी गुड एंड देयरफॉर दैट वुड हैव अ गुड इंपैक्ट ऑन द गवर्नेंस, द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। सो देयरफॉर यहां पे 4 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि क्यों इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। पहली बात, क्यों ना हम सारों के सारे बिल्स को ही, जो भी बिल्स डिस्कस होते हैं, प्लेस किए जाते हैं, टेबल किए जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, क्यों ना वो सारे के सारे बिल्स कमिटीज में ही हम पास करें या रेफर करें। करंटली क्या होता है कि सारे के सारे बिल्स ऑटोमेटिकली रेफर नहीं किए जाते हैं कमेटी में। ये फैसला कौन लेता है कि एक बिल को रेफर करना है कमेटी में कि नहीं करना है? ये या तो स्पीकर जो होते हैं, माननीय स्पीकर लोकसभा के या माननीय चेयरमैन राज्यसभा के, वो ये फैसला लेते हैं इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्टर कंसर्न, जिन्होंने बिल आगे रखा था। अगर हम सारे बिल्स कमेटी को रेफर करना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून बनेंगे, बिकॉज कानून बनने से पहले वो बिल होता है, तो जो आने वाले समय में जो कानून बनेंगे उसके ऊपर
बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जरूर होगी। बिकॉज देखो, ऐसा तो नहीं है कोई बिल जो पास हो रहा है उसको 545 मेंबर्स या 250 मेंबर्स राज्यसभा के पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कमिटीज में 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा के होते हैं, 10 राज्यसभा के होते हैं, तो एटलीस्ट 25, 30, 31 मेंबर्स जो हैं डिफरेंट कमिटीज के, वो इसके बारे पढ़ रहे हैं और अपने विवेक के साथ और चीजें, अपने विजडम के साथ और चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। देन अटेंडेंस ऑफ एमपीज की बात आती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज दे शुड होल्ड मल्टीपल मीटिंग्स ताकि वो इश्यूज डिस्कस कर सके बाय डेलिब्रेशन अमंग मेंबर्स। तो जो पार्टिसिपेशन है मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इस कमिटी सिस्टम की सक्सेस हो सके, कमिटी सिस्टम को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अगर हम एज ऑफ जुलाई 2023 की बात करें, एज पर द 17th लोकसभा, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द सब्जेक्ट कमिटी मीटिंग्स दैट वाज लेस देन 50%। देन नंबर 3 इज शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड एक्सपर्ट्स। देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज में आपको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कमिटीज को कि वो एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं और स्टेक होल्डर्स को बुला सकते हैं, अकेडमिशियंस को बुला सकते हैं, पीपल कंसर्न फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर को बुला सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बुला सकते हैं। ताकि देखिए, अब कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर कोई साइंस से रिलेटेड विषय मेरे को समझना होगा तो या तो मैं जो धर्मेंद्र सर हैं यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं उनको रेफर करूंगा, या अपने किसी ऐसे दोस्त को पकड़ूंगा जो कि साइंटिस्ट है या साइंस में बहुत ही माहिर है, राइट। अब जिस चीज की नॉलेज मुझे नहीं है तो उस चीज में मैं एक्सपर्टीज सिर्फ गूगल पे 2 बातें पढ़ के नहीं लेके आ पाऊंगा। आई वुड हैव टू हैव knowledge or understanding from somebody who is well versed in that field. सो अगर हम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को समझना चाहते हैं, बिल्स होते हैं जो कि पास नहीं हो पाते हैं, चाहे वो वुमेन सेंट्रिक है, गवर्नेंस सेंट्रिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रिक है, व्हाटएवर द टॉपिक माइट बी, इफ वी इन्वॉल्व मोर पीपल हु आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उससे अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियंस की भी बेटर होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्लियामेंटेरियंस बेवकूफ होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, 10वीं पास होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नॉलेज गैप हर किसी के लाइफ में आ सकता है। प्रेजेंटली टेक्निकल सपोर्ट जो अवेलेबल है पार्लियामेंट्री कमिटीज को वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि वहां तक ये कि मीटिंग शेड्यूल कर दिया, नोट्स ले लिया, बस इतना ही है। बाकी अगर हम देशों की बात करें, बाकी लोकतांत्रिक अगर हम देशों की बात करें, कनाडा है, वहां पे बेकायदा लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट है जहां पे बेकायदा रिसर्च की जाती है, रिसर्च स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है कमिटीज के साथ, कमिटीज को दिया जाता है वो स्टाफ ताकि वो उनकी मदद कर सके कॉम्प्लिकेटेड विषयों के बारे रिसर्च करने के लिए। एंड देन ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। अल्टीमेटली देखिए, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जो NCRWC, ये बात 2002 की है, जो नेशनल कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 20 साल पहले उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो मेजर रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की, उनकी डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एनी कमिटी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक डोमेन में भी लोगों को पता लग सके, जो लोगों को इंटरेस्ट है जानने में, जो लोग राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देखते हैं, वेल इन्फॉर्म सिटीजन्स हैं, उनको पता लग सके कि भाई कानून क्या बन रहा है, कैसे, किस आधार पे बन रहा है, क्या कारण है कि वो कानून नहीं बन पा रहा है। तो अल्टीमेटली हम समझें कि पार्लियामेंट्री कमिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर्व करते हैं। अगर तहकीकात करना हो, सरकार के लेजिस्लेटिव वर्क की अगर तहकीकात करना हो या स्क्रूटनाइज करना हो, या अगर क्वालिटी ऑफ बिल्स, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन अगर इंप्रूव करना हो, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अल्टीमेटली जितना वाइड स्टेक होल्डर एनालिसिस होगा उतनी ही बेहतर कमिटी के पास फाइंडिंग्स आएंगे। यहां पे आप ग्राफ में देखें, आंकड़े देखें, 14th लोकसभा से लेके 17th लोकसभा तक, पहली बात तो जो बिल्स इंट्रोड्यूस्ड हैं वो भी डिक्लाइन करे हैं, रैपिडली काफी डिक्लाइन करे हैं। और आप रैपिडली तो नहीं कहूंगा, ग्रेजुअली कहूंगा, लेकिन साथ के साथ आप ये भी देखें जो बिल्स, जो परसेंटेज ऑफ बिल्स रेफर्ड टू कमिटीज कितना कम हुआ है। कहां 14th लोकसभा में इट वाज मोर देन स्लाइटली टचिंग अराउंड 40%, और अगर आप यहां पे आके देखें 17th लोकसभा में इट इज अराउंड अबाउट 17%. So you can see the quality of discussions happening on bills, although we have a strong government, although we have a strong majority, and although it is also said that the next Lok Sabha election also will have a strong majority, but nevertheless ये जो forums हैं, जो parliamentary forums हैं, ये इन forums पे engage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। देन अगला टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। तो अगेन थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बहुत स्टैटिक सी इंफॉर्मेशन है, ये काम आ सकती इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे, नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे पूछा जाता है।
अगेन ये एक बहुत ही, ये जो मैगजीन जो मैंने पढ़ी सितंबर 2023 की, मुझे बहुत ज्यादा GS2 सेंट्रिक लगी, बहुत ज्यादा GS2 सेंट्रिक लगी। अब ये आपको जैसे बताया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो नोटिफिकेशन लिस्ट करता है डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जहां पे मैटर्स कंटेन होते हैं ऑफ लॉ ऑन जिसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करनी होती है और जिसके ऊपर लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस देता है। तो इट ऑल्सो टेक्स अप सब्जेक्ट्स जो कि उसको रेफरेंस बेसिस पे दिए जाते हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। 22nd लॉ कमीशन की बात करें तो उसको 3 साल के पीरियड के लिए फरवरी 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक। कॉम्पोजिशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन अ वेरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट। एक तो उसमें फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, देन यू हैव 4 फुल टाइम मेंबर्स। कौन है चेयरपर्सन 22nd लॉ कमीशन के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं। देन यू हैव अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, देन यू हैव सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें होते हैं। कमीशन कैसे काम करता है? तो कमीशन वर्क्स कभी रेफर क्या उसको किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मतलब लॉ कमीशन के पास आते हैं, दे आर दोज विच आर रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और फ्रॉम द हाई कोर्ट, राइट। और कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कमीशन जो है, लॉ कमीशन इनिशिएट करता है अपनी स्टडी, अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज डिसाइड की जाती हैं। जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, प्रायोरिटीज डिसाइड की जाती हैं, अकॉर्डिंगली वर्क एलोकेट किया जाता है लॉ कमीशन में जिसको जो एलोकेट करना है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द टॉपिक, रिसर्च मेथडोलॉजीज, हाउ कैन द डेटा बी कलेक्टेड, हाउ कैन द डेटा बी एनालाइज्ड, क्या क्या व्यूज सामने आ रहे हैं, लोगों के व्यूज क्या हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज क्या हैं, अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करके आगे सुझाव दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। लॉ कमीशन की कोशिश रहती है कि देखिए जितना हो सके उसको वाइडली, यानी कि अगेन जितना वाइड स्प्रेड डिस्कशन हो सकता है उतना वो करें, ताकि उतने ही सुझाव आएंगे रिफॉर्म्स के लिए। इस प्रोसेस में कमीशन ब्रिंग्स अलोंग प्रोफेशनल बॉडीज एंड ऑल्सो पीपल इन्वॉल्व फ्रॉम द एकेडमिया। सेमिनार और वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि अगर कोई क्रिटिकल ओपिनियन भी है किसी पर्टिकुलर विषय को लेके तो वो भी सामने रखा जाए। कितनी बार हम लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को पढ़ते हैं कि अगर हम डेथ सेंटेंस को बोले तो डेथ सेंटेंस को बिल्कुल रिमूव अवे कर देना चाहिए, ठीक है। या हम किसी और विषय की बात करें, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करें, तो लॉ कमीशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स रहते हैं जो कि लॉ कमीशन ऑब्टेन करता है बाय कंसल्टिंग एंड डिस्कसिंग विद मेनी पीपल। So the Law Commission, while taking initiative in facilitating law reforms and the rule of law towards the continuous development of country, has made wider consultations with the stakeholders. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्कशन होगी उतना ही बेहतर रिपोर्ट आ सकेगी, ठीक है। एक बार रिपोर्ट और समरी को जब फाइनलाइज किया जाता है तो कमीशन डिसाइड करता है टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट और अ न्यू बिल which may be appended to its report. Thereafter, the final report after editing, after doing everything is submitted to the central government. आगे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसिडर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो वो फाइल पड़ी रहती है। जैसे आपको पता है मोस्टली जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट हो, वो वहाँ पे सरकारों के पास पड़ी रहती हैं 20-20, 25-25 साल उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये बात तो तय है कि जो सक्सेस है लॉ कमीशन के काम का, दैट इज डिपेंडेंट कि कितना लॉ कमीशन लोगों को और कितना ज्यादा वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल को एंगेज कर सकता है, कितने उनके सजेशंस और व्यूज को अकोमोडेट कर सकता है, एंड ऑब्वियसली जो भी कंसर्न इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको भी कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। जितना वाइड स्प्रेड होगा उतना बेहतर होगा। देन लास्ट में दोस्तों बात करेंगे, अगेन दिस इज अ टॉपिक विच इज हेविली ओरिएंटेड टुवर्ड्स GS1, ऑल्सो टुवर्ड्स SA। नाउ अगर मैं आपसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात पूछूं तो आप बहुत सारी बातें लिख देंगे, लेकिन जब मेरे को ना क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं बोलूं मेरे को 4 ऐसे कानून के बारे बताएं, नेम मी 4 लॉज विच आर टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, मैं बोलूं नेम मी 5 एनी स्कीम्स विच आर टारगेटेड और विच हैव हेल्प्ड इन वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अगेन अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि रॉकेट साइंस वाला नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे, चाहे आप स्टेट PCS दे रहे हैं, चाहे आप UPSC दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे एक अहम क्वेश्चन या essay के फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो अगेन अब ये रेडीमेड कंटेंट योजना में दिया गया है, ब्रीफ एनालिसिस है, 4 बातें यहाँ पे सुन ली, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाएंगे और तो टाइम आपका नहीं जाया होगा।
देखिए, औरतों की बात करें, कितनी बार हम ये बात कहते हैं कि अगर एक औरत एजुकेटेड है तो उसका पूरा परिवार एजुकेटेड हो सकता है, वो आने वाली एक जनरेशन को तालीम दिलवा सकती है, एजुकेट करवा सकती है। और अब हमको ये पता है कि अगर औरतों की पोजीशन की बात करें, देखिए अभी हम ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि जहां पे 33% रिजर्वेशन हम औरतों को भी दे सकते हैं पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली लोकसभा में। अभी पार्लियामेंट में तो नहीं, लेकिन लोकसभा में। सो गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, वो देश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है। It is now well acknowledged that empowering a man leads to empowering an individual, but empowering a woman, that can empower an entire generation. National Commission for Women has been working day and night to change the narrative of gender inequality at every level and also fostering a culture जहां पे हर किसी के पास irrespective of the gender equal, fair और free and fair opportunities हैं to engage in social, political and economic activities. Now, through the implementation of welfare and financial schemes as well as the amendment and enactment of the new laws, सरकार ने demonstrate किया है अपना unwavering commitment to transform Indian women into a formidable force. ये commitment को exemplify किया गया है by the successful implementation of more than 10 welfare schemes, along with the introduction of 3 amendments and the passage of 4 new laws. Now, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑफ कोर्स ये कानून लेके आने के लिए या नए स्कीम्स लेके आने के लिए सिविल सोसाइटी का योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा है, राइट। और काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन्स लगाए गए हैं, काफ़ी ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करे गए हैं कि कैसे औरतों को एम्पावर किया जा सके, कैसे औरतों को फ्रॉम द क्लचेस ऑफ वायलेंस रिमूव किया जा सके, उठाया जा सके। हेल्पलाइंस बनाई गई हैं, सेफ हाउसेस बनाए गए हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि क्रूशल सपोर्ट देते हैं टू विक्टिम्स एंड दे हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस। नाउ द परसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, अगर हम एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस की बात करें, नंबर 1, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 ऐसी चीजों की बात करें तो पहली बात आती है एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस। जो चाइल्ड मैरिज का जो, अब देखिए चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज तो राजा राम मोहन रॉय के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, और अगर छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, तो लड़कियों के केस में क्या है कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है आगे हायर एजुकेशन रिसीव करने के लिए या जॉब करने के लिए, वो सब अपॉर्चुनिटीज भी रॉब अवे हो जाती हैं। तो एफर्ट शुड फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज जो कि मिनिमम एज फॉर मैरिज सेट कर सकते हैं और गर्ल्स एजुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो, नाउ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, चलो अभी तो कुछ बेटर हुआ है, लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, उसका बिल पास किया गया है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम 3-tier डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जहां पे पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज की बात आती है, वहां पे औरतों को काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन अगर हम हायर पॉलिटिकल ऑफिसेस की बात करें, वहां पे इतना ज्यादा नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पे भी एफर्मेटिव एक्शन की जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं, कोटास दिए हैं, ताकि औरतों की जो भागीदारी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो बढ़ाई जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज को इंकरेज किया जाता है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कि वो और वुमेन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करें, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है औरतों को, और जो भी सिस्टमैटिक बैरियर्स आते हैं बीच में, उनको रिमूव करने की कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ताकि औरतों को सही मायने में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल सके। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बिकॉज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज नथिंग जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सरकारी सेक्टर है, दे आर प्रमोटिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। So these organizations are also establishing maternity leave and child care policies. Banks जो हैं, financial institutions हैं, they are providing easy finance, loan and even entrepreneurship training to the women. Encouraging women's participation in traditionally male-dominated sectors and dismantling barriers to career advancement will contribute to greater gender equality in the workforce. Then sexual and reproductive health. देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो सरकारें हैं वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन को, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को, बिकॉज ऑब्वियसली नो वुमन वुड वांट कि बहुत यंग एज में उसको एक बर्डन उठाना पड़े बच्चों को संभालने का, जबकि उस उम्र में वो पढ़ाई भी कर सकती थी या उस उम्र में वो अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स को भी बेटर कर सकती थी। तो इस करके बहुत जरूरी है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। साथ के साथ अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अब जब एक गर्भ महिला है, यानी कि महिला के पेट में बच्चा है, तो उसके बाद जब उसने
जब जैसा होता है कि एक महिला ने बेबी को बर्थ देना है तो उसके पास क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कि वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से डिलीवरी कर सकती है अपने बेबी की। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लैंड राइट्स की बात आती है तो सरकार, गवर्नमेंट्स आर इनैक्टिंग एंड इन्फोर्सिंग लेजिस्लेशन विच कैन इंश्योर इक्वल एक्सेस टू लैंड, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनहेरिटेंस लॉज। और साथ के साथ कोर्ट्स भी, अगर हम जुडिशरी की बात करें, वो भी काफ़ी ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स लेके आ रहे हैं जहां पे औरतों को भी राइट दिया जा सकता है, औरतों को भी बिल्कुल सही हक मिल सकता है अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का। स्ट्रेंथनिंग द लैंड टेन्योर सिस्टम, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जो सारे कानून हैं, पर्टिकुलरली लैंड राइट्स की बात करें, वो ज़्यादा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स द मेल। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि वुमेन लैंड ओनरशिप अवेयरनेस कैंपेन जिसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। सो अगर कोई ऐसे 4 कानून की बात करें जो कि एम्पावर करने में बहुत सक्षम है टू वुमेन, एक तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच हैपेंड आफ्टर द हॉरिफिक निर्भया रेप केस, सो दिस कंसर्न्स द सेक्सुअल ऑफेंसेस। देन यू हैव the Maternity Benefit Amendment Act 2017, the maternity leave period increased from 12 to 26 weeks. Then you have the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act 2019. Then you have the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act जिसने criminalize किया था instant triple तलाक को. And then of course you have the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 जिसके चलते एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश करी गई थी अपने वर्क प्लेस में। अगर औरत को किसी किस्म का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है तो उस कमेटी में जाके अपने इश्यूज एड्रेस कर सकती है। Then if I talk about कि name me any 5 to 6 schemes which are oriented towards empowering women, तो number 1 will obviously be बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए अब ये जेनरिक बातें हैं जो योजना में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये पहले नहीं पढ़ी होंगी। जस्ट दैट कि एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके में हम इन बातों को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च करा गया था हरियाणा में। इस इनिशिएटिव का मकसद था जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको एड्रेस करना एंड ऑल्सो टू प्रमोट एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ गर्ल्स। देन यू हैव प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है, दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ताकि उनके जो हेल्थ और न्यूट्रिशन आउटकम्स है औरत के भी और बच्चे के भी वो बेटर हो सके। देन महिला हाँ, तो कोई कारीगर है या कोई ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हो, कैसे वो अपने कारोबार को और स्केल अप कर सकते हैं अगर उनको डिजिटल मार्केट प्लेस के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करना हो। एंड देन लास्ट में आता है उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को LPG सिलेंडर मुहैया करवाया गया है, खास करके वो औरतें जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही थी, अब उनको चूल्हा नहीं चलाना पड़ता है, इतने पॉल्यूशन में नहीं रहना पड़ता है, जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है जब से LPG कनेक्शंस देने शुरू करे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ स्टैंड अप इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि फोकस करती है ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्पेसिफिकली अमंग्स द वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज। तो जो इस स्कीम के चलते बैंक्स जो हैं वो लोन्स ऑफर करते हैं एनीवेयर बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ ताकि औरतें जो हैं वो अपना खुद का नया कारोबार, नया बिजनेस सेटअप कर सकें। अल्टीमेटली दैट विल हेल्प इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एंड लास्टली इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, एम्प्लॉयबल स्किल्स औरतें इनकॉर्पोरेट कर सकें। चलिए अब आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ 2014-15 में जहां पे वो 918 था, आज वो बढ़ के 934 पे हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप PDF में इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगा आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GS1 एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GS2 जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस का जहां पे विषय रहता है। सो ऐसे और मजेदार वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, योजना और कुरुक्षेत्र दोनों के। वीडियो अच्छा लगा हो, अंत तक देखा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।